नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अनूप सिंह आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम आपको ये समझाएंगे कि किस तरीके से श्रोडिंगर तरंग समीकरण में हमारे पास जो अलग-अलग फलन आए हैं, उनको हम कैसे एक दूसरे से संबंधित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है त्रिज्यीय या गोलीय तरंग फलन तथा प्रायिकता वितरण आरेख या वितरण वक्र। आज हम आपको ये बताएंगे कि जो परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है, उसके लिए अलग-अलग तरह के फलन हो सकते हैं, जो कि एक निश्चित त्रिज्या के पथ पर गति करने वाला इलेक्ट्रॉन का त्रिज्यीय या गोलीय तरंग फलन होगा, या किसी पर्टिकुलर एंगल पर इलेक्ट्रॉन अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसके लिए कोणीय तरंग फलन होगा। तो बच्चों, हम सबसे पहले लेके आ रहे हैं आपके लिए त्रिज्यीय या गोलीय तरंग फलन और उनके प्रायिकता वितरण आरेख कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, बनाए गए हैं, रेडियल वेव फंक्शंस एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस करो। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आपसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण की। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम 2-3 वीडियो बना चुके हैं। आप उन वीडियो को देखकर श्रोडिंगर तरंग समीकरण को समझ सकते हैं। ये बातें आपको तभी समझ में आएगी सही, जब आपको श्रोडिंगर तरंग समीकरण की स्पेशल नॉलेज होगी। तो आप समझना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए, तो आप पहले के प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा। श्रोडिंगर तरंग समीकरण की 3 फलनों के गुणनफल के रूप में पृथक किया जा सकता है। हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण को 3 फलनों के गुणनफल के रूप में बता सकते हैं। साई, जो कि एक तरंग फलन है, आर, थीटा और फाई के रूप में डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर से संबंधित रखा गया है, फाई जो है वो थीटा से है और थीटा फाई से संबंधित है। तो जो साई आर थीटा फाई है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये जो दोनों फंक्शन है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको हमने बाई से डिनोट किया है, जो कि थीटा और साई, थीटा और फाई इन दोनों से ही संबंधित होता है। यहाँ दो तरह के फलन आ गए। कैपिटल आर स्मॉल आर का नाम त्रिज्यीय तरंग फलन है, और वाई जो संबंधित होता है थीटा और फाई से, वो कोणीय तरंग फलन होता है बच्चों। अब देखिए किस तरीके से हम यहाँ पर नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, उसके आधार पर हम त्रिज्यीय फलन को समझा सकते हैं। त्रिज्यीय फलन कैपिटल आर स्मॉल आर से हम किसी गोलाकार कक्ष के लिए नाभिक से गोलाई में उस क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना उच्चतम हो। यानी कि हम बात कर रहे हैं गोलाकार कक्ष के लिए नाभिक से गोलाई में उस क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना उच्चतम हो। इसके लिए 4π² तथा त्रिज्यीय फलन के वर्ग का त्रिज्या स्मॉल आर की विरुद्ध एक ग्राफ खींचते हैं। देखिए ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। 4π² तथा त्रिज्या फलन के वर्ग का त्रिज्या स्मॉल आर की विरुद्ध एक ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के लिए आप सबको पता है 1s 2s 2p 3s 3p 3d कक्षकों के लिए 4π² आर स्क्वायर के स्मॉल आर के विरुद्ध खींचे गए वक्र निम्न है। अब हम आपको कुछ वक्र बता रहे हैं, जिसमें देखिए हमारे पास ये ग्राफ हमने प्लॉट किया है। इसमें ये मूल बिंदु से ग्राफ चल रहा है, मैक्सिमम गया है, और इसके बाद में ये वापस जीरो यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया है। इसके लिए n का मान 1 है और l का मान क्या है, 0 है। तो ये ग्राफ किसको डिनोट कर रहा है, 1s कक्षक को डिनोट कर रहा है। 1s कक्षक को ये डिनोट कर रहा है। और देखिए अन्य ग्राफ देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, n बराबर 2 l बराबर 0, इसमें ये 2s कक्षक के लिए ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, जिसमें पहले मैक्सिमम, फिर वापस 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0,
अब ये जो 0 हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो रही है, शून्य हो रही है। और देखिए इसके बाद में n बराबर 2, l बराबर 1, 2p के लिए इस तरह का ग्राफ आएगा। तो जो कि मूल बिंदु से हटकर x डायरेक्शन में ये ग्राफ आगे संचित हो रहा है। n बराबर 3, l बराबर 0 में अगर आप देखेंगे 3s का ग्राफ, तो इसमें 2 बार यहाँ पर एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 हो रही है और फिर मैक्सिमम हो रही है। ऐसे 3p के लिए ग्राफ में आप देखेंगे पहले मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर वापस 0 की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। और ये इसी तरीके से n बराबर 3, l बराबर 2, 3d के लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया है और ये ग्राफ हमारा इस तरीके से आता है। अब देखिए ये सब हमने जो 5 ग्राफ प्लॉट किए, इनका क्या निष्कर्ष निकला? इनका क्या निष्कर्ष निकला कि एस कक्षकों के वक्रों में शिखरों की संख्या स्मॉल n के बराबर है। जैसे 1s है तो उसमें इनके उच्चतम शिखर कितना होगा? 1, 2s में 2 और 3s में 3 शिखर होंगे। चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं 1s, 2s और 3s के ग्राफ को देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये 1s का ग्राफ था, तो इसमें शिखर यानी कि उच्चतम शिखर क्या है? ये 1 है। चलिए अब हम देखिए 2s का ग्राफ देखते हैं। ये हमारा 2s का ग्राफ है, इसमें 2 शिखर है, एक तो ये उच्चतम शिखर हुआ, एक ये उच्चतम शिखर हुआ। चलिए हम अब 3s का ग्राफ देखते हैं, जिसमें देखिए एक उच्चतम शिखर ये रहा, एक एक उच्चतम शिखर 2 और एक उच्चतम शिखर 3। तो यानी कि 1s, 2s और 3s में जो उच्चतम शिखर है वो कितने हैं? 1, 2 और 3 हैं। P तथा D कक्षकों के वक्रों में शिखरों की संख्या n-1 तथा n-2 होगी। यदि हम P की चर्चा करें तो n-1 है, जैसे 2P है, 2P में n-1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2-1 इक्वल टू 1, यानी कि 2P में शिखरों की संख्या यहाँ पर 1 है। देखिए ये एक ही उच्चतम शिखर है। लेकिन जब बात, अब देखिए यहाँ भी देखिए 3p में शिखरों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3-1 बराबर 2। तो यहाँ उच्चतम शिखर कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। ठीक है, यही बात अगर हम 3d की करते हैं तो n-2 होता है, n-2 होता है, यानी कि 3d में n का मान 3 है, तो 3-2 बराबर 1। तो हम एक तो इन ग्राफ से उच्चतम शिखर ज्ञात कर सकते हैं, कितने उच्चतम शिखर यहाँ पर आएंगे, और जितने ज्यादा शिखर होंगे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। अब उन्हीं ग्राफ से कुछ बातें हम आपको समझाते हैं कि यदि r बराबर 0 हो, अगर r का मान 0 होगा तो 4π² और r स्क्वायर भी क्या होंगे? 0 होंगे। अर्थात नाभिक पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 है। यानी कि ये ग्राफ जब ऐसे आ रहे थे, ये मूल बिंदु पर वापस ये आ रहे थे, देखिए तो यहाँ इस पॉइंट पे एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या रहेगी? 0। जब r का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा, तब हम कह देंगे कि 4π², 4πr² और कैपिटल R स्क्वायर भी 0 हो जाएंगे। दूसरी बात करते हैं, स्मॉल r के उच्च मानों पर भी, अगर स्मॉल r का उच्च मान आ रहा है उस पर भी 4π²r² और कैपिटल R स्क्वायर के मान 0 होने लगते हैं। स्मॉल r के उच्च मानों पर भी, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं अपन, तो देखो यहाँ स्टार्टिंग में r बराबर 0 था, अब यहाँ r बराबर कुछ जैसे 4-5 आया, तो मान तो बढ़ा ना, फिर भी क्या हो रहा है? इसका मान 0 हो रहा है। इस दूसरे पॉइंट पर मान क्या होने लगा? 0। अर्थात नाभिक के अधिक दूरी पर भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नगण्य है। यानी कि जैसे जैसे अपन नाभिक से दूर जाएंगे बच्चों, तब भी आप इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को क्या मानेंगे? नगण्य मानेंगे। 1s कक्षक के शिखर की स्थिति बोहर कक्षक के अनुरूप है, जो उसने हाइड्रोजन की त्रिज्या बताई थी। तो 1s कक्षक के लिए हाइड्रोजन की बोहर त्रिज्या जो होती है, सेम यहाँ 1s कक्षक के लिए के अनुरूप होती है। 3s, 3p व 3d के शिखर की स्थिति बाईं ओर खिसकती है जा रही है, जो ये दर्शाते हैं
कि ये कक्षक जो होते हैं नाभिक के निकट आते जा रहे हैं। कहाँ आते जा रहे हैं? नाभिक के निकट आते जा रहे हैं। 1s 2s व 3s के वक्रों में क्रम से 0 1 2 नोड आ रहे हैं। नोड वह स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। नोड कौन से स्थान थे जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है? शून्य होती हो। तो 1s में नोड कितने आ रहे हैं? कुछ भी नहीं है। 2s में एक नोड है, 3s में दो नोड है। यानी कि इनको हम इनके ग्राफ में देख सकते हैं। इनके ग्राफ में देख सकते हैं। देखिए 1s में आप देखिए ये एक सिंगल ग्राफ आ रहा है। इसमें पर्टिकुलर कोई भी नोड नहीं बन रहा है। ये शुरुआत यहाँ से होकर यहाँ आ गई। वापिस अगर ये जाता तो फिर हम इसमें मानते। अब देखिए इसमें देखिए ये एक नोड है, ये वाला नोड है, ये जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हुई है। अब देखिए इसके बाद में यहाँ नोड की संख्या 2 हो गई, 3s में 2 हो गई। तो 1s में 0, 2s में 1 और 3s में कितने हो गए नोड? 2। एक यहाँ पर नोड मिलेगा और एक यहाँ पर नोड मिलेगा। तो 1s 2s और 3s में नोड की संख्या जो हम देख रहे हैं वो क्या है? 0 1 2 आ रही है। और द्वितीय तृतीय शिखर की ऊंचाई व क्षेत्र का मान बढ़ता जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को निर्धारित करता है। तो स्टूडेंट्स ये एक छोटा सा पार्ट हमने देखा। कौन सा? त्रिज्यीय फलन। उसका प्रायिकता वितरण आरेख कैसे बना, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर का संबंध इनमें कैसे स्थापित किया। दूसरा कोणीय तरंग फलन होता है। दूसरा तरंग फलन होता है कोणीय तरंग फलन। और उसका किस तरीके से हम प्रायिकता वितरण आरेख बनाएंगे? एंगुलर वेव फंक्शंस एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कुल तो कोणीय फलन आपको पता है कुल कोणीय फलन y संबंधित होता है थीटा और फाई से। नाभिक से दूरी स्मॉल r पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि ये डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है। केवल और केवल इसका मान किस पर निर्भर करता है? डायरेक्शन पर निर्भर करता है। यानी कि ये आप दूरी पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि पर्टिकुलर कोण बना रहा है तो ये किस दिशा में कोण बना रहा है उस पर इसका मान निर्भर करेगा। थीटा का मान एल व एम पर निर्भर करता है। आप सबको पता है कि जो वाई है कोणीय तरंग फलन, ये दो फलनों पर निर्भर कर रहा है। एक थीटा पर, दो राशियों पर निर्भर करता है, एक थीटा पर एक फाई पर। जो थीटा का मान होता है वो किस क्वांटम संख्या से संबंधित होता है? एल और एम से। जबकि फाई का मान केवल एम के मान पर निर्भर करता है। नाभिक एवं अनंत दूरी के मध्य इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता नाभिक से दिशा व दूरी दोनों पर निर्भर करती। अतः यहाँ संपूर्ण तरंग फलन साई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अब इसमें दिशा भी है और दूरी भी है। तो दोनों तरंग फलन को हम यहाँ यूज कर लेंगे जो संबंधित होंगे आर थीटा और फाई से। एस कक्षक के लिए कोणीय प्रायिकता वितरण वक्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सभी दिशाओं में होती है। आप सबको पता है कि एस कक्षक गोलाकार होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सभी दिशाओं में समान रहेगी, क्योंकि वो एक दिशाहीन कक्षक होता है। एस कक्षक क्या होता है? दिशाहीन कक्षक होता है। इसी कारण एस कक्षक को गोलाई में सममित कक्षक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में, जेड अक्ष में सभी तरफ इलेक्ट्रॉन का वितरण हो रहा है। एस इलेक्ट्रॉन के कोणीय प्रायिकता वितरण वक्र को हमने ऐसे बताया। लेकिन जब बात पी कक्षकों की आती है तो तीनों पी कक्षकों में निश्चित दिशात्मक गुण होते हैं और ये तीनों परस्पर लंब कोण पर स्थित होते हैं। यानी कि एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए हैं। पी एक्स पी वाई व पी जेड कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना कहाँ पर होती है? अक्षों पर होती है। एक्स वाई व जेड अक्षों पर होती है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो पी कक्षक होता है वो डम्बलाकार होता है, तो वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अक्षों पर होगी। जैसे हमने यहाँ तीन कक्षक बना रखे हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड। तो देखिए पी एक्स कक्षक में ये जो ओपी रेखा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना दोनों तरफ है, प्लस एक्स अक्ष में भी है तो माइनस एक्स अक्ष में भी होती है।
पी वाई में ओपी अक्ष पर ओपी रेखा ओपी और इन अक्षों के मध्य कोण में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता तेजी से घटती जाती है। यानी कि आप इस ओपी की बात कर रहे हो और इस ये जो कितना कोण बना रही है उसमें वृद्धि जो होगी तो इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता घटती जाएगी। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन का वितरण केवल वाई अक्ष पर हो रहा है पी वाई में, और जेड पी जेड कक्षक की बात करते हैं तो देखिए इलेक्ट्रॉन का वितरण जेड अक्ष के अनुदिश हो रहा है, तो ये पी जेड कक्षक होगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमने अभी देखा कि एस कक्षक, पी कक्षक और डी कक्षकों की आकृतियां कैसी होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों, कक्षक क्या है? नाभिक के चारों ओर के त्रिविमीय आकाश में वह क्षेत्र है जिसमें किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो। जहां साई स्क्वायर का मान उच्च हो वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता भी उच्च होती है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि देखिए बेटाओ, ये परमाणु, इसमें ये नाभिक और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ये प्रगामी तरंग के रूप में ऐसे ट्रेवल कर रहा है, और सपोज करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अगर सर्वाधिक है तो वहां साई स्क्वायर का मान भी अधिकतम होगा और वो परमाणु कक्षक को बताएगा। जिस स्थान पर साई स्क्वायर का मान कम है वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी क्षीण होती है, मतलब कम होती है। नाभिक से वह दूरी जिस पर साई स्क्वायर का मान शून्य होता है क्या कहलाता है बेटा? नोडल तल। मैं आपको बता रहा था कि जिस तल में, जिस नाभिक से जिस दूरी पर साई स्क्वायर का मान शून्य हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? नोडल तल कह रहे हैं। अब देखिए 1s व 2s कक्षकों के मध्य के स्थान में इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की संभावना शून्य होती है। यानी कि नोडल तल कैसे बताया जाता है? जैसे ये 1s कक्षक है, अब ये नाभिक है, ठीक है। अब इस नाभिक के चारों यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है? शून्य है। तो ये इसके नोडल तल को बताएगा। हालांकि इसमें आप देखिए नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना आपको नजर नहीं आ रही है। जब नजर ही नहीं आ रही तो ये तो इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहे हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है, तो इसमें कोई नोडल तल नहीं होता है। 1s कक्षक में नहीं होता है, नोडल तल नहीं मिलता। लेकिन आप देखो इसमें 2s कक्षक में एक नोडल तल पाया जा रहा है, ये नाभिक, इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना। अब ये जो खाली स्थान है, ये खाली वाला स्थान है, ये एरिया किसको बता रहा है? नोडल तल को बता रहा है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है? नगण्य है, शून्य है। तो 2s कक्षक में बिटाओ एक नोडल तल उपस्थित होगा। पी कक्षक, पी कक्षक को क्या करती है? डमलाकार होती है जिसमें दो पालियों के बीच में नोडल तल होता है। तीनों पी कक्षकों की पालियां तीन अक्षों की ओर अभिविन्यासित होती है और तीनों पी कक्षक नाभिक के चारों ओर एक गोलाकार मंडल बना लेते हैं। अगर हम इस 2 पी कक्षक के लिए साई स्क्वायर और आर के मध्य ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए इसमें ये इस तरीके से ग्राफ आता है जिसमें एक नोडल तल यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर साई स्क्वायर का मान आर के संदर्भ में क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है, आर बढ़ रहा है, लेकिन साई स्क्वायर का मान यहाँ शून्य हो रहा है। देखिए ये पी जेड कक्षक है, यहाँ अगर हम देखें तो दोनों जो लोब्स होते हैं उनके बिटवीन में यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नगण्य है। पी वाई में भी ऐसे ही और पी जेड में भी ऐसे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नगण्य रहती है। डी कक्षक, इसकी आकृति बेटा कैसी होती है? द्विडम्बलाकार। जैसा कि आप सबको पता है, दो डंबल होते हैं इसमें, जिसकी चार पालियां, जिसकी चार पालियां तीनों होती है। डी जेड स्क्वायर कक्षक में तीनों की होती है। तीनों से संबंधित क्या मतलब है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। लेकिन डी जेड स्क्वायर कक्षक में दो पालियों के स्थान पर एक वलय बन जाती है, एक वलय बन जाती है। ये चार पालियां तीनों की होती है, साथ में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भी ऐसे होता है। लेकिन डी जेड स्क्वायर कक्षक में दो पालियों के स्थान पर एक वलय बना दी जाती है। जैसे अब आप देख रहे हैं ये डी एक्स वाई है। इस डी एक्स वाई कक्षक में क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में मिल रहा है, यानी कि 45 डिग्री की कोण पर अभिविन्यासित है इलेक्ट्रॉन। डी एक्स जेड में दोनों पालियां
एक्स और जेड के बिटवीन प्रेजेंट होती है, और डी वाई जेड में वाई और जेड के बिटवीन ये दोनों पालियां निर्देशित है। और यदि हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें तो देखिए, ये पहली पाली एक्स अक्ष के अनुदिश है, एक्स अक्ष पर इलेक्ट्रॉन का वितरण रहेगा, और दूसरी पाली में दूसरी यानी कि इलेक्ट्रॉन का वितरण जो दो डंबल बना रहे हैं उसमें वाई अक्ष पर इलेक्ट्रॉन का वितरण रहेगा। तो यहाँ अक्षों पर रहता है, वह अक्षों के मध्य रहता है। अब यहाँ देखिए जेड अक्ष पर रहेगा, लेकिन एक साथ में हमने ये वलय भी बना दिए, क्योंकि नहीं तो ये ओवरलैप हो सकती थी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में क्या समझाया, एक बताया कि त्रिज्यीय तरंग फलन क्या होता है, दूसरा कोणीय तरंग फलन क्या होता है, इनसे कक्षकों की आकृतियां कैसे निर्धारित होती है, कक्षकों की आकृतियों में कौन कौन से कक्षक इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे संबंधित करते हैं, इन सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल से इसमें समझाया। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।